आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप के असंगत बयानों पर भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। हमारे जिन मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए वे खामोश हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है, हम क्यों प्रतिकार नहीं कर सकते, हमें किन चीज़ों का डर है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकार रहे न रहे मगर देश रहेगा। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, बहुत मेस्ड अप है। इसमें मुझे अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनकंसिस्टेंट बयान पर भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। जाहिर है कि जिनको हमारी ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, मंत्रियों की ओर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए, वो अक्सर इन दिनों कॉरिडोर ऑफ साइलेंस में रह रहे हैं। वजह क्या मैं नहीं जानता। मैंने कल भी कहा था कि सार्वभौमिकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके गूढ़ अर्थ हैं। इससे हमारा रिपब्लिक डिफाइन होता है। क्यों हम प्रतिकार नहीं कर सकते? कौन सी चीजों का डर है? क्या सामने आ जाने का खौफ है? इतना तो करना पड़ेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टी कल को ए ना हो, बी ना हो, सी ना हो, लेकिन देश तो रहेगा ना। जो देना के शिप के साथ हुआ, उसके अलावा जिस तरह की जुबान बोली गई कि हम आपको इतने दिनों की मोहलत, हु आर यू? somebody should be able to convey this to him. Gentlemen, you won't decide what we do and from where we do our business. लेकिन नहीं, जो मैंने कहा, corridor of silence is the hallmark of my government. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को टीएमसी के लोग धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ से लेकर चुनाव आयुक्त तक को धमकी देने का काम किया जा रहा है। टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। और ये कहते हैं संविधान संविधान, पर है ये नफरत के भाईजान, धमकी के भाईजान। ये पहली बार नहीं है कि संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी टीएमसी के लोग दे रहे हैं। फिराद हकीम हो, अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, बीएलओ से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक को धमकी देने का काम किया है। और जो ये कल्याण बनर्जी है, ये तो सीरियल ऑफेंडर है भाई। उपराष्ट्रपति को बॉडी शेम करना, उनका मिमिक्री करना, स्पीकर को गाली देना, जेपीसी की मीटिंग में कांच बर्तन फोड़ देना, और किस प्रकार से सीजीआई तक को रोहिंग्या के फैसले पर गाली गलौज करके अपमानित करना, ये कल्याण बनर्जी ने बार बार किया है। तो ये कहते हैं संविधान, पर मन में है केवल नफरत और वोट बैंक की दुकान। और आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, अब इस संवैधानिक पदों का लगातार अपमान किया जा रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलेगी ये मंडली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन पर शिवसेना यूपीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है और एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग जो कर रहा है वह बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। बीजेपी अपने कठपुतली मुख्यमंत्री को बैठाने के लिए सभी संवैधानिक कमियों का इस्तेमाल करेगी और सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को खो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में यह देख रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में भी देखा, जहां अपनी सत्ता में आने के लिए राजनीतिक पार्टी को तोड़ा है। What is happening in West Bengal and what Election Commission under the garb of SIR is doing is running the agenda of the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party has mastered the art of making a voter's right invalid, because a voter can choose who they want. But even if they make that choice, and if it is not Bharatiya Janata Party, then Bharatiya Janata Party will use all constitutional loopholes, has lost all democratic values to install their own puppet CM. We are seeing that in Bihar. We are seeing this play out through Election Commission of India in West Bengal. We've seen how CBI, income tax, ED were used for Jharkhand, for Delhi, and we've seen what has happened with that particular issue in the courts. It does not stand scrutiny of law, and we've seen it in Maharashtra, where you split parties, you split my political party to be able to come to power. And through ECI, now they're invalidating voters also. I would want to ask a question to the Election Commission of India.
If you're wiping off so many names from electoral rolls, what have you been doing? How did they get on these rolls firstly, if they were, illegitimate? So this is something for the Election Commission of India to tell us, that are they also at the mercy of the government of India? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी जा रही है और बीजेपी आ रही है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने या धरना प्रदर्शन करने से वो चुनाव जीतने वाली नहीं है। ममता दीदी के युग का अंत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। क्या है कि ममता जी जा रही हैं, भाजपा आ रही है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें कर रही हैं। लेकिन जिनके वोट कटते हैं उनकी सूची प्रकाशित होती है। जो राजनीतिक दल होता है, जो अगर कोई वोटर गलत कट गया तो उसके फार्म 7 भरने का प्राविधान है, फार्म 6 भरने का प्राविधान है, फार्म 8 भरने का प्राविधान है। उसको न भर करके केवल आरोप लगाना और धरना प्रदर्शन करना, इससे अब वो चुनाव नहीं जीतने वाली हैं। ममता बनर्जी दीदी के युग का अंत हो रहा है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ये राजनीतिक अपहरण हुआ है बिहार में, जिसकी मैं पहले से कहता था। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले से तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको बीमार बता रहे थे, लेकिन वो बहुत दिग्गज नेता हैं देश के, बिहार के, और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना श्री अखिलेश यादव जी को शोभा नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी है, जदयू का जो गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है और बहुत वरिष्ठ नेता है माननीय नीतीश कुमार जी। उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व भी सम्मान का भाव रखता है। बिहार जेडीयू नेता राजू रंजन प्रसाद ने टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा है कि उनकी बात को कौन सुनेगा, न साख है और न विश्वसनीयता। लोगों में टीएमसी की वापसी को लेकर कहीं कोई उत्सुकता नहीं है। यह चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। कौन सुनेगा उनकी बात? न साख है न विश्वसनीयता है। टीएमसी का जिस तरह से ग्राफ गिरा है, लोगों के अंदर टीएमसी की वापसी को लेकर के कहीं कोई उत्सुकता नहीं है। ममता जी की लोकप्रियता में भी लगातार गिरावट हो रही है, इसीलिए ये चुनाव एक तरफा। केरल के इडुक्की में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुट्टिकनम में एक चाय बागान का दौरा किया और बागान मजदूरों से बातचीत की। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुबह हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में ग्लेमरी एस्टेट में चाय के एक बागान में काम करती महिलाओं के एक समूह को देखा और काफिले को वहां रुकने के लिए कहा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और डीन कुरियाकोस भी थे। राहुल गांधी ने महिला श्रमिकों से बातचीत की और उनके मेहनताने और चाय की पत्तियां तोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। महिला कामगारों ने कांग्रेस नेता को अपने काम के बारे में समझाया और दिखाया भी, चाय की पत्तियां तोड़ने वाली मशीन का उपयोग कैसे किया जाता है। बातचीत के बाद राहुल गांधी ने वहां से रवाना होने से पहले श्रमिकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देने का काम किया है और जो ये बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा है कि पिछले कई वर्षों में नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काम बहुत अद्भुत है। बिहार में पहले लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपहरण था और उन्होंने बिहार में सबसे पहले अमन, चैन, शांति बहाल की और बिहार में विकास का अद्भुत काम किया। अब बिहार की जनता नहीं चाहती है कि वो यहाँ से पदमुक्त हो जाएं। यह उनका निर्णय है, कहीं से कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार ने कभी दबाव में काम नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो कल की बैठक या जो ये घटनाक्रम आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के, ये जनता दल यू का अपना आंतरिक मामला है जिस पर मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये बात तो सही है ना कि जो नीतीश कुमार जी ने काम किया पिछले 20-21 वर्षों में, वो काम तो अद्भुत हुआ। बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ से कहाँ ले गए वो। बिहार में न अमन था, न चैन था, न विकास था, लूट था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, सब कुछ तो था, अपहरण था। इसी की खेती तो चल रही थी बिहार में नीतीश कुमार जी के पहले, और सबसे पहले आकर के उन्होंने अमन, चैन, शांति बहाल किया। और बिहार की जो छवि बिल्कुल खराब सी हो गई थी, लोग आने में डरते थे बिहार में, उससे भय मुक्त करने का काम किया और विकास का काम अद्भुत किया। आज बिहार में जो
इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला है किसी मामले में, रोड में या रेल में या अन्य दूसरे चीजों में, ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। गांव में से लेकर सड़क नहीं था, नली और गली नहीं था, कितना अभाव था गांव में, जाने में लोगों को साइकिल नहीं जा सकता था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विशेष तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत कृपा की है बिहार के विकास में, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। तो अब बिहार की जनता भी नहीं चाहती है कि वो यहाँ से पदमुक्त हो जाए। कार्यकर्ता ही, बिहार की जनता, सारे लोग, सारे इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करके रखा है। उनका जो कार्य था, जो पीड़ा थी लोगों के लिए, जो दर्द था, चाहे महिला हो पुरुष, कोई ऐसा विंग है जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सहलाया नहीं, उसके दर्द को बांटा नहीं। विद्यार्थी, बेचारे गरीब विद्यार्थी तो परेशान होते थे, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे। यानी जितनी चर्चा की जाए वो कम होगा। तो अब इसीलिए बिहार के लोगों को पीड़ा है, और मगर ये तो खुद का उनका निर्णय है, कहीं से कोई दबाव नहीं। ये बातें आ रही है दबाव, कुछ तरह का कई आरोप आ रहा है, मगर बिल्कुल उनका नीतीश कुमार आज तक दबाव में काम नहीं किया है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ है, अपने स्वयं उनका निर्णय है। और बिहार के जनता जो है, आम लोग है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब उनका निर्णय है, अब निर्णय को तो वही लिए हैं। निशांत कुमार को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया कि 8 तारीख को सदस्यता ले सकते हैं जनता दल यूनाइटेड की। आप कैसे देखें? उनका स्वागत है। निशांत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और वो अगर राजनीति में आएंगे, शालीन हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। कभी राजनीति में होता है ना कि बड़े बड़े जो नेता के बेटा भाग जाता है, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कोई देखा? निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं तो जो गैप होगा, उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। तो मैं समझता हूं कि कल बैठक में ये सारी बातें हुई जो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है बाहर। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी आएँ और अपने दायित्व का निर्वहन करें, संगठन का भार लें या सरकार में भार लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के
जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एएसए अधिवक्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपरांत वे भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की स्वाधीनता के लिए उत्तर प्रदेश और देश की बहुमूल्य सेवा के लिए 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके कार्य, उनकी प्रेरणा हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। मैं इस अवसर पर, आज उनकी पावन पुण्यतिथि है, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई।
बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि आज हम काशी आए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। पूरी दुनिया युद्ध के रास्ते पर है और भारत ही ऐसी जगह है जहां से सनातन की गूंज दुनिया में शांति का रास्ता बनाएगी। अमेरिका का सत्ताधीश बहुत विचलित व्यक्ति है, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूजीसी बिल पर उन्होंने कहा है कि यूजीसी बिल पर हमारा बस इतना ही कहना है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, देश में दरार पैदा नहीं होनी चाहिए। आज अविनाशी की भूमि काशी आए हैं, हमारा सौभाग्य है। माँ गंगा को, विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपनी पूजनीय माता जी के साथ आए हैं दर्शन करने। और अब यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत को इस समय ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका, विपक्ष आरोप लगा रहा है। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो भारत को इस पर क्या नीति रखनी चाहिए महाराज जी? भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने एक किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना ये विचार जरूर है। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं लेकिन यूजीसी कानून ला के हिंदुओं को और तमाम जातियों में बांट, हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। यूजीसी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार न बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।